पिछले क्लास में हमने परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा हुआ था। और पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि परमाणु जो है बहुत ही छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो उस चैप्टर से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है। देखिए आप पिछले क्लास में पढ़े हैं परमाणु जो है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि परमाणु को और भी हम बांट नहीं सकते हैं। आइए परमाणु को और भी हम बांट नहीं सकते हैं, लेकिन परमाणु के अंदर 3 उप परमाणु कण होता है। परमाणु के अंदर किसी भी एटम के अंदर है 3। अब हमें क्या कह रही हो? नहीं नीचे बैठिए, उसमें कुछ नहीं कर सकते। नीचे बैठिए, लेट आइएगा तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा आ गया वहां पे बैठिए। क्या करें हम? लेट आइएगा तो क्या हम कर सकते हैं बताइए ना, आप ही बताइए ना। पक्का पे क्या बैठे हैं? उस पे बैठिए। रहे लड़का रहे, दोनों को हीरो जो दोनों बाहर निकलो। आओ आगे आओ। पक्का पे बैठे क्या नाम है इसका? लक्ष्मी। एक कोई इधर आ जाओ ना। नहीं आप पढ़ा हुआ है। उन्होंने आपको जाना है। अर्जुन उठ के यहाँ पे। चंदन दोनों को यहाँ पे। दोनों को आओ ना यार, इधर तबीयत खराब हो जाएगा। काहे नहीं टेबल हटा देंगे और फिर आ जाओगे। एक को आ जाओ ना, एक को यार तुम इधर हो जाओ, वो चली जाएगी उस पर। तबीयत खराब कर लेगी जित पे, इससे अच्छा है ना मैनेज करो ना कोई हर जगह। एरोगेंस मतलब ठीक नहीं होता है। अब जो गधी की तरह जिद की हुई है, इससे अच्छा तुम ही थोड़ा सा समझदार बन जाओ। चल तो देखिए हो गया, सेटल है। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके बारे में हम पीछे वाले क्लास में पढ़ लिए थे, जिसमें से ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो एटम के अंदर भी है ना कुछ उप परमाणु होते हैं, सब एटम्स होते हैं जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन याद होगा आपको कि डाल्टन ने इससे पहले क्या कहा था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम्स को हम टुकड़ा में बांट नहीं सकते, यानी कि उसको विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन इन 3 उप परमाणुओं सब एटम्स की खोज होने के बाद डाल्टन का ये कथन गलत साबित हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है क्या। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की है। किसने खोज की थी? जे टॉमसन। जे टॉमसन ने इसकी खोज की। टाइम इसमें नहीं दिए रे, 1961 के आसपास का होगा, बट इसमें ध्यान नहीं रखो। बस ये ध्यान रखो इसकी जो खोज है जे टॉमसन ने की है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो नहीं, ये जो व्हाइट बॉल देख रहे हो, ये हमेशा चक्कर काटता रहता है। यानी कि नाभिक है, पहला सेल में से चक्कर काटेगा, फिर ये दूसरा सेल में, और चक्कर काटने का मतलब ये मूवमेंट करता रहेगा। बात समझे? ये घूमता रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट करेगा, ये नहीं कि एक जगह स्थिर है। ये एक जगह ये स्थिर नहीं रहता, ये आप चक्कर काटता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ध्यान रखिएगा निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है नेगेटिव होता है, और हमेशा ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव आवेश होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला तथ्य है। ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ दिया जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की। उस पे जो आवेश होता है वो नकारात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है, और इस पे जो है ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है आवेश। हाँ बोलो। मतलब क्या उसमें? कूलाम बोल रहे हैं ना, वो क्या कूलाम वो इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे 10th क्लास में। इसका जो द्रव्यमान होता है, भार जो होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻30 kg। इसका द्रव्यमान का मतलब जिससे वो बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन के अलावा बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता रहता है ऑर्बिट में। प्रोटॉन जो है किसी भी एटम के नाभिक में होता है। किस में होता है? नाभिक में। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक बोले या न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की। नाम याद रखिएगा, गोल्डस्टीन। इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। टॉमसन भी बोलते हैं, थॉमसन भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो ध्यान रखिएगा। थॉमसन भी बोल देते हैं कोई कोई। ठीक है,
गोल्ड स्टीन ने कि प्रोटॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश है, बस इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, प्रोटॉन पे प्लस होगा, इसलिए उसको निगेटिव चार्ज बोला जाता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। तो किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं रहता है, अगर कोई चार्ज है तो वो कैटायन है, एनायन, जो कल हम पढ़ाए थे कि आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन होगा। तो प्रोटॉन पे आवेश देखो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, बस प्लस है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना था देख लीजिए आप, यही सेम है, बस वहां पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1673 × 10⁻27 kg, -27 kg, और उसका देखिए कितना था 9.1 10⁻31। अगर 9.1 को हटा भी दे तो इसका जो है 10⁻31 है, और इसका क्या है 10⁻27। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा निगेटिव रहेगा, प्रोटॉन पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आवेश जो है हमेशा सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन जो है ये भी आपके न्यूक्लियस नाभिक में रहता है, ये लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो खोज है जेम्स चैडविक ने की थी, और इस पे जो है ना आवेश नहीं होता है, ना ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। क्या होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है ये जानते हैं ना, जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है। हम जीरो को क्या कहते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, ना प्लस है ना माइनस है। अगर हम 2 लिखते हैं तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो ये +2 है या -2 है, लेकिन जीरो पे कभी आपने देखा है कि -0 लिखा हो या +0 नहीं, तो ये ना साइन रहित है, मतलब साइन है ही नहीं। तो न्यूट्रॉन पे जो है ना प्लस रहता है ना माइनस रहता है। तो न्यूट्रॉन का जो खोज है वो किसने किया है, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। इसमें कुछ याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, और पीछे मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। समस्थानिक में हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं 3 होते हैं, 1s1 1s2 1s3। इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, और इसको बोला जाता है ट्रिटियम, समझे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बनी तीनों में 1 1 1 बनी। तीनों में प्रोटॉन की संख्या कितनी बनी, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, 1 1 1। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 1 में से 1 को घटा देते हैं, 0 2 में से 1 घटा देंगे 1, 3 में से घटाएंगे 2, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या ये होगी। इस वाले में न्यूट्रॉन है 0 है ना, तो यही लिखा हुआ है हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। बात समझे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन से तो कम है ही, न्यूट्रॉन से भी क्या होता है कम होता है, ये बात ध्यान रखिए। और किसी भी एटम्स का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा उसके नाभिक में होता है, वो हम आगे देख लेंगे। तो भाई तीनों का नाम बता देते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने या टॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, ये नाम याद रखिएगा। आवेश जो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निगेटिव, और इस पे पॉजिटिव, और इस पे कोई साइन नहीं, कोई न्यूट्रल है। अब आते हैं कुछ परमाणु मॉडल पे। देखिए परमाणु मॉडल, परमाणु के अंदर क्या चीज है, इसके लिए 3 मॉडल दिए गए। आप जानते हैं कि किसी एटम्स को हम टुकड़ा नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, तो उसके अंदर देखा गया, तो उसके अंदर है ना देखने के लिए 3 मॉडल लाया गया। पहला जो मॉडल था वो थॉमसन का मॉडल था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। दूसरा मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल है, और ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। और तीसरा है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप देखते हैं कि सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बोर्ड के मॉडल से हमें पता चलता है। तो बारी बारी हम प्रत्येक मॉडल को देखते जाते हैं। देखिए टॉमसन का मॉडल सिंपल सा कहा टॉमसन ने, कि जैसे आप तरबूजा को देखते हैं, तो तरबूज को जब बीचों बीच काटते हैं तो तरबूज में आपको इस तरह का शेप दिखता होगा कि चारों ओर लाल लाल दिखता होगा, और उसमें एक काला बीज दिखता होगा। तो इसको मैं ऐसे बांटूं, तरबूज का ऊपरी पार्ट देखूं तो बीच में बीज दिखेगा, कहीं कहीं ऐसे करके बीज रहता है, ऐसे काटेंगे बीज से तो ऐसे ही बीज दिखेगा ना। तो टॉमसन ने कहा, या थॉमसन ने ये कहा कि टॉमसन का परमाणु मॉडल को ना कटा तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। और उसने अपने मॉडल में ये कहा कि जो लाल लाल पार्ट देखते हैं तरबूज में वो धन आवेश है। क्या है, धन आवेश, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है।
और ये जो बीज की तरह है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बीज की तरह धसा होता है। इलेक्ट्रॉन जो है बीज की तरह धसा होता है, बिल्कुल ये धसा हुआ है कुछ लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर। ये देखिए हमारे में भी है, बहुत बढ़िया। ये रेड कलर जो देख रहे हैं, ये जो है पूरा रेड कलर या ऑरेंज कलर देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये बीज की तरह है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन बस है, लेकिन ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का संरचना कैसा है। ये एग्जैक्टली उसने नहीं बताया, लेकिन इतना इसने बता दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन भी है, और ये जो लाल लाल पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं रह रहा है, इसने ये बताया। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ चक्कर काटते हैं। इसके बाद, इसके मॉडल के बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है रदरफोर्ड का। वो सोने की पिन्नी वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने प्रयोग में अल्फा कण का प्रयोग किया। सिंपल सा प्रयोग है, सोने का पन्नी लिया, ये सोने का पन्नी है, गोल्ड फॉइल, उस पे क्या किया, अल्फा कण से उस पे अटैक किया, अल्फा कण इस पे छोड़ा, अल्फा कण उस पे छोड़ा। अल्फा कण कुछ नहीं होता है, 2He4 होता है, हीलियम का ही अल्फा कण होता है, इसी को बोलते हैं अल्फा कण। इस पे उन्होंने छोड़ना स्टार्ट किया। तो इसमें उन्होंने क्या देखा, कुछ उन्होंने देखा, कुछ उन्होंने नोटिस किया। ज्यादातर अल्फा कण जो थे सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए बाहर। कुछ अल्फा कण निम्न कोणों में टकरा के थोड़ा सा घूम गए, टकरा के क्या हो गए, घूम गए। अब कुछ जो है, कुछ 12,000 में से एक कण जिससे गए उसी लाइन से वापस आ गया। तो 3 उन्होंने देखा। अब जैसे मैं फिर से बना रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये पन्नी है, ठीक है, यहाँ से ये अल्फा कण को छोड़ा गया, यहाँ से अल्फा कण को छोड़ा गया, अल्फा कण गया, टकरा के बाहर निकला, अल्फा कण गया, मुड़ गया, मुड़ गया, ठीक है। अब कुछ जो था वो पूरा बाहर निकल गया। अब कुछ जो है गया और वापस आ गया, 12,000 में से क्या हो गया, वापस आ गया। 3 ऑब्जर्वेशन दिखा, एक सीधे वापस, ठीक है, ज्यादातर, एक मुड़ गया और एक वापस आया। पहला ऑब्जर्वेशन जो था, इससे इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कहा कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली रहता है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन में इसने कहा कि कोई चीज है जो चक्कर काट रही है, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन कहा कि नाभिक नाम का कोई चीज है। बात समझे, 3 ऑब्जर्वेशन। तो रदरफोर्ड के परिणाम में देखिए भैया क्या क्या कहा कि परमाणु का भीतर अधिकतर भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल गया। अभी मैंने यही बोला ना, जो लाइन सीधा निकल गया उससे ये ऑब्जर्वेशन निकला कि अधिकतर जो एटम्स होता है वो अंदर में जो है खाली होता है, इसलिए अधिकतर अल्फा कण जो है वो सीधे पास कर गया, किसी से टकराया नहीं। ये ऑब्जर्वेशन समझा। वो कौन सी लाइन थी जो सीधे आर पार कर गई बिना टकराए। तो अभी तरबूजे पे है, रदरफोर्ड से आगे बढ़ गए, भोजन करके आया कर घर से, उल्लू, खाली तरबूज पे ध्यान है। परमाणु के बीच धन आवेशित गोला है जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक कण जो है, 12,000 में से एक कण क्या होता है, जिस लाइन से जाता है उसी लाइन से वापस आ जाता है। ये इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन जो सीधे लाइन पार कर रहा था, खाली स्थान है, दिखा, कोई टकराया नहीं, पार। एक जगह जो वापस आ रहा था उसको उसने किसका नाम दिया, नाभिक का नाम दिया। 2 ऑब्जर्वेशन इसका हुआ। तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु के आयतन के इतना गुना बराबर होता है, 10⁻5 गुना बड़ा होता है। यानी कि बड़ा कहने का मतलब इससे छोटा होता है, माइनस में ले लिया है ना, तो नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये माइनस में ले लिया है। अब भाई परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, मतलब एटम्स का जितना भार होता है, देखिए द्रव्यमान भार नहीं होता, अंतर है दोनों चीजों में। भार का मतलब ये होता है कि ग्रेविटी उसको कितना तेजी से खींच रही है, बात समझे, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और द्रव्यमान का मतलब हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना सामान से बना है। भार पृथ्वी पे और चांद पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान पृथ्वी पे सेम होगा, चंद्रमा पे भी सेम होगा, तो द्रव्यमान अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा, रदरफोर्ड बाबू ने, कि एटम्स जो है उसका सारा जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है, उसके नाभिक में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। इतना दीजिए, ऑब्जर्वेशन समझ गए। नहीं समझ में 3 ऑब्जर्वेशन से 3 कहानी खत्म करना। कौन सा ऑब्जर्वेशन, लाइन सीधा गया तो खाली स्थान होता है, पक्का। जिस लाइन से सीधे रिटर्न आया
नाभिक होता है, ये लाइन सब तो याद रहेगा। और कुछ निगेटिव है जो घूम रहा है, मुड़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसे नाभिक कहा गया। संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पे होता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये बोल दिया कि नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। और ये नाभिक जो है ये पॉजिटिव है, और इसी नाभिक में पूरा एटम्स का द्रव्यमान होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अभी बताया था ना कि नाभिक का आकार जो इसकी तुलना में काफी कम होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस गुना परमाणु कर दिया है, माइनस में डाल दिया है। प्लस में डालता तो छोटा नहीं दिखाता। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? लेकिन इसमें कुछ दोष भी है। सबसे पहली बात, इसमें पहला दोष है इलेक्ट्रॉन अपना पावर खोता है, एनर्जी खोता है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। दूसरा कि सेल में इन्होंने बता दिया कि सेल में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस सेल में कितना चक्कर काट रहा है। बात समझे? ये जो आपने को मैंने पढ़ाया है, हमने पढ़ाया 2 8 8 18, इसने ये नहीं बताया कि पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, ऐसा इन्होंने नहीं बताया। बस इन्होंने लेकिन बहुत सारा कहानी कह दिया। थॉमसन से एक कदम आगे कौन आए? रदरफोर्ड। थॉमसन ने कहा भैया एक वो है तरबूज है जिसमें पॉजिटिव है, बीच में क्या है? नेगेटिव है, ये बताया। इससे कहानी आगे बढ़ा, इससे कहानी को आगे बढ़ाया। थॉमसन से कहानी आगे किसने बढ़ाया? रदरफोर्ड बाबू ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा? भैया एक नाभिक है जो धनावेशित होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इससे कहानी आगे बढ़ गई। अब बोर बाबू आएंगे। बोर बाबू बोलेंगे क्या कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, इसके बारे में बोर बाबू बताए। तो थर्ड चलते हैं बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर नाम था इनका, इन्होंने परमाणु मॉडल दिया और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट होता है, उसी में ये चक्कर लगाएगा। निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं और किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। गोली मारो सारा चीज को, बस एक चीज ध्यान रखो कि ना इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर क्या करता है? चक्कर काटता है। उसने एक नियम दिया, इसमें लिखा नहीं है क्या, कि पहला सेल में 1, दूसरा सेल में मान जो लेना है 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। उसने एक सूत्र दिया 2n²। हर सेल में 2n² दिया, n का मान 1 डालिए, तो n का मान यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 × 1² आएगा। 2 1 का स्क्वायर 1। पहला सेल में कितना जाएगा? 2। दूसरा सेल में क्या है? 2n² लेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 8। तीसरा सेल के लिए जाइए 2 × 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 18। फिर आप कहिएगा भैया आप तो 2 8 8 18 18 32 बताते हैं, फिर ये क्या है? फिर आप कहिएगा ये क्या चीज चल रहा है? यहाँ पे रख दो। अबे इसको उतार के रख दो भाई, मुझे बता देगी लक्ष्मी का तुम। चल ये क्या बोल रहा है? ये भाभी आ रही है, झूठ कह रहा है। अच्छा हो गया, पहले पढ़ ले कि पिटाई खाने आप सबको। उधर देख 2 8 8 18 18 32 का मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन फिर कहिएगा भैया 2 8 8 18 32 का आपने कॉन्सेप्ट बताया, तो फिर ये 2 8 18 डायरेक्ट क्यों आ रहा है? दिमाग में कुछ घुमा कि नहीं घुमा? यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया 2 8 8 18 18 32 आ रहा है, फिर ये आपने 2 8 18 क्यों किया? एक 8 गायब है। फिर अगर हम 4 ले रहे हैं तो 2 × 4 का स्क्वायर 16 32 आ गया। तो भैया आपने तो गलत बता दिया, तो मैंने गलत नहीं पढ़ाया। ये जो ना सेल है, तो सेल का नाम जो है ना KLMN होता है, ठीक है। और इसका जो चलता है 1 2 3 4, यानी कि इसके सेल को हम ऐसे याद करते हैं। ये नाभिक हो गया, ठीक है। ये जो पहला सेल है इसको बोलेंगे K सेल, दूसरा सेल को बोलेंगे L सेल, तीसरा सेल को चौथा सेल को N सेल। ये होता है। एक सेल में पहला सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और एक पे लेंगे तो 2 आएगा। दूसरा सेल में 2 डालेंगे n का मान, तो दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 18। फिर कहिएगा भैया फिर आपने तो ये तो गलत पढ़ाया, मेरे साथ तो खेल कर दिया आपने। नहीं, इसमें भी नहीं होता है। सेल के अलावा 0 से नहीं स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता है। सेल में जो होता है ना उप सेल भी होता है, सब सेल जिसको कहते हैं। सब सेल को स्टार्ट करते हैं हम SP D
एफ से, sp df से। सबसे पहले s बढ़ेगा, फिर p बढ़ेगा, फिर d बढ़ेगा, फिर f बढ़ेगा, समझे? तो इसलिए ये है ना 2 8 8 18 18 32 का ले लेता है। समझा नहीं। क्लियर है? नहीं समझे गोली मारिए, क्योंकि मेरे को समझाना नहीं था जयदेव ये वाला उसमें। क्वेश्चन आएगा कैसे? नहीं ये क्वेश्चन sp df पे नहीं करेगा। नहीं मतलब ये ये question सिंपल पूछेगा कि सेल का नाम क्या है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बस कहानी के खत्म। सेल में एक है। अगर हमको पहले बता दो, संयोजकता वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इस पे ध्यान दोगे, 2 8 8 18 18 32 पे। क्लियर है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो भैया जो आपने निकाले उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, 1 2 3 4 को इलेक्ट्रॉन। कौन? ये क्या हो गया? वो तो बताने ये तो पहला सेल में एक डालोगे, ये फॉर्मूला हो गया। हाँ इसमें 2 डालोगे तो इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 डालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन, 4 डालोगे तो ये तो संख्या है, मैथमेटिकल्स, समझे? नील्स बोर ने ये दिया 2n² का थ्योरी कि इतना इलेक्ट्रॉन ये जो है चक्कर काटता है। बात समझे? तीनों को फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। टॉमसन बाबू ने कहा भैया इलेक्ट्रॉन छितरे होते हैं, ठीक है, और पूरा जो जहां पे छितरा होता है इलेक्ट्रॉन, उस पूरे को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज किया। क्लियर नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, नाभिक कहां है, इन्होंने नहीं क्लियर बताया। रदरफोर्ड आए सोने वाला पन्नी का थ्योरी लेके, और रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशन दिया। पहले ऑब्जर्वेशन जहां से लाइट वापस आया उसको उन्होंने नाभिक बोल दिया, जहां से मुड़ा उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाने वाला बता दिया, ठीक है, इतना उन्होंने बताया। और फिर जहां से पूरा पास हो गया उन्होंने बताया ये जगह खाली है। 3 ऑब्जर्वेशन बताया। इन्होंने एक चीज और बताया कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान इसके नाभिक में होता है। 3-4 चीजें इन्होंने बताया, लेकिन रदरफोर्ड बाबू ने एक चीज नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है तो कितना कितना चक्कर लगाता है। तो ये किन्होंने बताया? नील्स बोर ने, और इन्होंने 2n² का थ्योरी दिया। तो इतना तक क्लियर है? तीनों मॉडल क्लियर है, जिसमें ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड का मॉडल आना ही आना है इसमें। तो परमाणु मॉडल तक हो गया। अब चलते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को जानने से पहले थोड़ा सा ये चीज तो जान लिए कि नाभिक होता है, इस नाभिक में न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। पहला सेल में हम याद रखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, दूसरा सेल में कितने? 8। तीसरा सेल में 8 ही, चौथा सेल में 18। अब देखिए परमाणु संख्या जो होता है, ऐसे हम कहे इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या न लिख के किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, यानी कि हमने प्रोटॉन से लिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी एटम में, एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु। किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, और ये जितना होगा उसी को हम बोलेंगे परमाणु संख्या। लेकिन हम जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को लेके नहीं चलेंगे, हम हमेशा किसकी संख्या को लेके चलेंगे? प्रोटॉन की संख्या। कहिएगा ऐसा क्यों भैया? तो इलेक्ट्रॉन को है ना हम आदान प्रदान कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते। तो अगर हमें डेफिनेशन देना पड़े कि भैया परमाणु संख्या क्या होता है, तो किसी एटम के अंदर जितना प्रोटॉन की संख्या है उसी को हम क्या बोलेंगे? उसका परमाणु संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी भी एलिमेंट है, अगर x एलिमेंट हम मानते हैं तो इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे की ओर लिखा रहेगा, यहाँ पे। बात समझे? हमेशा कहाँ पे लिखा रहेगा? यहाँ पे। अगर किसी एलिमेंट का नंबर 6 है तो इसका मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन हम मान के चलेंगे, तब तक कि जब तक कि उस पर कोई आवेश नहीं लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है, और परमाणु संख्या में अगर बदलाव हो गया तो इसका मतलब परमाणु में भी चेंज हो गया। अगर 6 है परमाणु संख्या तो हम कहेंगे भैया ये कार्बन है, लेकिन 7 होते ही ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करते हैं। अच्छा, परमाणु संख्या को हमेशा Z द्वारा दिखाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। परमाणु संख्या को किससे द्वारा निरूपित करते हैं? Z द्वारा। और किसी भी अनावेशित परमाणु में, देखिए अनावेशित का मतलब आवेश नहीं है इस पे, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। मैंने अभी बताया ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है जब तक कि उस पे आवेश नहीं है। अब आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने बोला कि द्रव्यमान जो हमेशा परमाणु के नाभिक में होता है। तो नाभिक में क्या क्या चीज है भैया? न्यूट्रॉन है
और प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो सम करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या, और उसको हम किससे निकालते हैं, इससे। क्लियर है। अब थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा समझ आइए। कोई एलिमेंट है x, यहाँ पे लिखे हुए थे, नीचे में हम क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर में या तो यहाँ पे लिखा रहेगा या यहाँ पे लिखा रहेगा, एक जगह, ये नहीं कि दोनों जगह लिखा रहेगा, या तो यहाँ लिखा रहेगा या यहाँ पे लिखा रहता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी या प्रोटॉन की संख्या होगी, और यहाँ पे क्या होगा भैया, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आपको नंबर याद रखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। संयोजकता पढ़ाने से पहले कुछ चीज आप ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, तीन किसने बोला 2? 2 होता है। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन लिख ही लेते हैं वो 18 होता है, पोटासियम 19 होता है और कैल्शियम 20 होता है। 1 से 20 तक संख्या हमेशा याद रखिएगा, ये रखना जरूरी है। ये 1 3 6 8 13 16 17 18 19 20 लिए, ये इसकी परमाणु संख्या है। इस परमाणु संख्या से क्लियर होता है कि ये कौन सा तत्व है, ठीक है, ये कौन सा तत्व है, एलिमेंट्स कौन सा है। अगर हम बोलेंगे कि 6 है तो कौन सा परमाणु तत्व है, कार्बन। या क्वेश्चन उल्टा भी पूछ देगा कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्लियर है इतना। 13 किसका परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कोई एलिमेंट है x और यहाँ पे लिख देगा 13, अब पूछेगा इस एलिमेंट का नाम क्या है, तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, 13 नंबर किसका होता है, एल्युमिनियम का। क्लियर है। अब इसमें कुछ चीज पढ़ना होता है कि हाइड्रोजन में एक परमाणु है तो उसका ऑर्बिट कैसे बनता है। तो ऑर्बिट है तो सबसे पहले नाभिक होगा इसका, इस नाभिक में न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। पहला सेल लेंगे तो ये पहला सेल हो गया, ये पहला सेल हो गया। हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, 1, तो पहला सेल में कितने होंगे, 1। लिथियम में कितने हैं, 3, तो ले लीजिए लिथियम। पहला सेल में कितना होगा, 2। पहला सेल में मैक्सिमम 2 होगा, 2 ले लीजिए। अब इसमें है टोटल कितने, 3, एक तो बच रहा है, एक बच रहा है तो उसको दूसरा सेल में ले जाएंगे, और दूसरा सेल में कितना लिखेंगे, 1। 8 लिख सकते हैं लेकिन हम कितना लिखेंगे, 1। अब आते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन में कितना है, 8। पहला सेल में हमेशा ध्यान रखिएगा सेल का है, पहला में 2 रखेंगे, दूसरा में 8, तीसरा में 8, फिर 18 पहला में हम कितना रखेंगे, 2, और दूसरा में 6, क्योंकि 8 में से 2 लिख चुके हैं तो बचा कितना, 6, तो 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 लिखे। एक ले लेते हैं क्लोरीन का, पहला सेल में कितना लेंगे, 2, 1 2 क्रॉस करके ले रहा हूं मैं। दूसरा में कितना लेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 खत्म हो चुका है। बचा है कितना, 7। तीसरा में हम रख कितना सकते हैं, 8 ही ना, तो तीसरा में हम रख देंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। कोई दिक्कत, इसको ऐसे सजा लोगे आप लोग, कोई दिक्कत। अब इसी में हम बताते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी को बोलते हैं संयोजकता, यही टॉपिक ही है संयोजकता। संयोजकता में आपको लास्ट सेल देखना है। कौन सा सेल देखना है, लास्ट सेल। इसका फर्स्ट ही इसका लास्ट हो गया, इसका सेकंड लास्ट हो गया और इसका थर्ड लास्ट हो गया, समझे। इस सेल में फर्स्ट सेल में कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2। अब इसमें आपको क्या करना है, या तो भर दो या खाली कर दो, आपको जिसमें आसानी लगे वो काम कीजिए। अगर भरने में आसानी है तो भर दीजिए, खाली करने में आसानी है तो खाली कर दो। अब इसमें कहोगे भैया 1 है, हम 1 ला भी सकते हैं और 1 को भेज भी सकते हैं, तो जो 1 को लाना ही है या 1 को भेजना ही, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। प्रिंस समझा, कल इस टॉपिक पे तुम कर रहा था, दिमाग खराब हो रहा है। मेरे साथ बैठते बता देगा। हाँ, अब समझा। अब देखो इसमें लिथियम में कितना है, लास्ट सेल देखो, लास्ट सेल में 1 है, होना कितना चाहिए इसमें, 8। अब तुम ये बताओ इसमें 7 को लाके भरोगे कि 1 को खाली करोगे, तो 1 को थप्पड़ मारो भगाओ, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। क्लियर है। अब आओ ऑक्सीजन 8, लास्ट सेल में कितना है, 6। लास्ट में होने कितने चाहिए थे इस वाले में, 8।
क्या करोगे? छेगों को भगाओगे? दो भाई, छेगों को मारने से अच्छा है कि छेगो तुमको धुन-धान देगा, इससे अच्छा 2 को प्यार से ले आओ। ठीक है ना? तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2। बात समझे? इस तरह से निकल जाएगा, कोई दिक्कत? थर्ड सेल में इसमें देखो 17 है, लास्ट सेल में कितना है? 7। क्या है वो? 7 को भगाइए, एक को तीसरा सेल में 8 होना चाहिए, 1 को ले आते, इसका वैलेंसी 1 हो गया। क्लियर है? आर्गन ने वो लिखा 18। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप वैलेंसी निकालने के लिए नहीं इस तरह का खेल खेलिए, जरूरी नहीं है। इसका शॉर्टकट खेल खेलिए वैलेंसी निकालने के लिए। कैसे? पहला सेल में आप 2 लाइएगा, ये तो आपको याद है। दूसरा सेल में आप 8 लाइएगा, 10 को खत्म हो चुका है। तीसरा सेल में 18 को बचल है। तीसरा सेल में कितना लाइएगा? 18। खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीसरा सेल में कितना है? होना कितना चाहिए? भरा है, तो इसका वैलेंसी 0। अब मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया हुआ था, जिसका वैलेंसी 0 यानी कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हीलियम 0 है, नियॉन 0 है, आर्गन 0 है, नहीं करेगा किसी से रिएक्टिव। क्लियर है? अब एक और निकालते हैं, सल्फर का 16, पोटेशियम। पोटेशियम का कितना है? 19। पहला सेल में कितना जाएगा शिवानी? 2। दूसरा सेल में 8 2 10 हो गया। तीसरा सेल में 8 8 16 2 18। चौथा सेल में 8 8 16 2 18 है कितने? 1 है। हाँ, 1 यहाँ जाएगा, हो गया 19। अब आपको कुछ नहीं यहाँ पे देखना है, इस वाले में कितना होना चाहिए? 18। 17 को लाओगे या 1 को भगाओगे? इसका वैलेंसी कितना हो गया? बात समझ गए? मतलब जरूरी नहीं हमेशा ऐसा करके। अच्छा, एग्जाम में कैसे कहेगा? ये पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लगाइए। मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, आप लोग बिंदु संरचना दोगे। ठीक है? वैलेंसी पूछेगा तो वैलेंसी हमेशा लास्ट वाले सेल से पकड़ा जाता है। लास्ट वाले सेल देखो, हमेशा मैंने लास्ट सेल से लिया है कि नहीं लिया? तो लास्ट सेल में ऑर्बिट को पूरा करना है या ऑर्बिट को खाली कर देना, तो इसी को कहते हैं। तो भैया बोर-बेरी नियम के अनुसार हमें ज्ञात है किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है, आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन भी भरे जा सकते हैं, पहला सेल अगर किसी का आखिरी हो। तो संयोजकता का सिंपल मतलब एक ही चीज रखना कि लास्ट सेल को या तो भर देना है या खाली कर देना। संयोजकता हो जाएगा। संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयोजकता नहीं निकलेगा तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते। रासायनिक सूत्र पिछले क्लास में पढ़े थे ना, रासायनिक सूत्र के लिए संयोजकता होना एकदम नेसेसरी है। संयोजकता में कोई दिक्कत? चलते अब आगे। समस्थानिक। अच्छा, एक चीज थोड़ा कुछ चीज इस संयोजकता में क्वेश्चन जान लो। कुछ चीज कैसे पूछेगा? जैसे मान लीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता भी इतना चीज पढ़े हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट दे देगा x, ठीक है? ये कह देगा कि इस एलिमेंट का नंबर 13 है। इसका पूछेगा तत्व का नाम क्या है, तो इस तत्व का नाम क्या हो गया? एल्युमिनियम। ठीक है, होगा। इसमें पूछेगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? 13, क्योंकि यही इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब पूछेगा प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 13। फिर पूछ देगा न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन 26 कैसे होगा बुढ़बाग? मैंने कल बोला था ना, इसका डबल कर दो तो 26। न्यूट्रॉन जब भी कहे निकालने के लिए 26 में से 13 घटा दो, बात समझे? तो 13 हो गया। लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट में नहीं मारना है, एग्जाम में प्रॉपर वाइज लेना है। प्रॉपर वाइज कैसे लेना है इसका समझो। न्यूट्रॉन निकालने का प्रॉपर वाइज, इलेक्ट्रॉन कितना है? 13। इलेक्ट्रॉन बराबर 13, तो इलेक्ट्रॉन 13 तो प्रोटॉन भी 13। ये क्लियर है? इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला अभी आपको पता है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन जोड़ प्रोटॉन। डाल दिए। द्रव्यमान संख्या कितना है? 26। तो द्रव्यमान संख्या के नीचे क्या डाल देंगे? न्यूट्रॉन कितना है? नहीं पता, निकालने के लिए बोल रहा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है भैया? 13। इस 13 को इधर लेके चले जाएंगे मैथ में, तो 26 माइनस 13, इधर क्या बच गया? सिंपल n। तो 26 में से 13 घटा तो क्या है? 13। n बराबर कितना हो गया? 13। न्यूट्रॉन कहेगा निकालने के लिए, अगर 2 नंबर 3 नंबर में, तो पूरा स्टेप वाइज लेंगे। अगर सिंपल कहेगा ऐसे, इसमें एक चीज और पूछेगा, इस एलिमेंट का संयोजकता कितना है? तो भैया तुरंत 3 तो होगा ही, बहुत बढ़िया बात, क्योंकि 13 तुरंत हो गया। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 3 बात 13 वो है ना। 2 8 10 खत्म, तो बचा 3 ना, 3। अब 8 होता है, 5 को भेज लाओगे या 3 को भेज दोगे? इसका संयोजकता 3। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तत्व का नाम दे देगा, कुछ भी ऐसे, इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या, उस तत्व का नाम, इसकी संयोजकता। कोई दिक्कत? निकाल लोगे, कोई परेशानी? और इस सब क्वेश्चन में घुमा फिरा के 7 से 8 नंबर पूछ देगा।
बात समझे? चलते हैं अब आते हैं संभारिक आ गया। पहले समस्थानिक समझ जाते हैं। समस्थानिक कुछ नहीं होता, मिटा दे क्या? समस्थानिक में कुछ नहीं याद रखना। अभी आपने देखा कि परमाणु संख्या नीचे होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ऊपर होता है। हमेशा ध्यान रखना कि परमाणु संख्या सेम होगा। परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या बराबर क्या हो? बराबर। और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलग अलग होगा तो इसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। इसका कुछ एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, जैसे 1H1 1H2 1H3 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक और ले लो C612 और C614। देखिए 111 परमाणु संख्या बराबर, 66 परमाणु संख्या बराबर, 12 और 14 द्रव्यमान संख्या अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। ये अलग अलग इसलिए होता है, प्रोटॉन तो इन तीनों में सेम है, इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, बस न्यूट्रॉन का अंतर है। इसमें न्यूट्रॉन 6 गो है, इसमें न्यूट्रॉन 8 गो है। 8 गो है ना, न्यूट्रॉन निकालने के लिए 14 में से 6 घटाते हैं, याद आया? इसमें तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। एक चीज और याद रखिएगा, ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, परमाणु संख्या सेम होगा तो तत्व भी क्या होगा? सेम। इसलिए 1 है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 6 है तो कार्बन, 6 है तो इसमें बताने वाली जरूरत नहीं है। समस्थानिक में तत्व क्या होगा? सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि क्या कह रहा है? परमाणु संख्या बराबर, तो भाई परमाणु संख्या बराबर है तो तत्व भी क्या होगा? बराबर होगा, एक जैसा ही होगा। अब समस्थानिक के कुछ यूज है जिसको याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। समस्थानिक के उपयोग को लिखे। सबसे पहली बात, समस्थानिक का यूज है। आप आयोडीन नमक खाते हैं, खाते हैं कि नहीं? टाटा साल्ट आयोडीन युक्त नमक। टाटा साल्ट में क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। उसमें एक क्या होता है, पहले क्या होता था ना, घेंगा रोग हो जाता था शरीर में आयोडीन की कमी के कारण, गला है इतना बड़ा बड़ा हो जाता था, आपने कहीं कहीं देखा होगा घेंगा रोग। तो हमारे शरीर में ना डायरेक्ट आयोडीन जाता नहीं है किसी चीज से, लेकिन आयोडीन चाहिए, तो सॉल्ट में ना आयोडीन मिलाया जाता है, तो ये क्या होता है? आयोडीन। तो आयोडीन का समस्थानिक जो है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? घेंगा के उपचार के लिए। घेंगा रोग जो गला में वो बड़ा हो जाता था, बहुत बड़ा फूल जाएगा, अजीब तरह से दिखेगा, ये जो होता है आयोडीन की कमी के कारण। तो सबसे पहले ये याद रखोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। एक होता है यूरेनियम का समस्थानिक, यूरेनियम को ऐसे याद रखते हैं 92, इसका भी समस्थानिक ध्यान होगी, ये भी पूछ देता है 92 U235 और उसका होता है 92 U238। अच्छा, इसका न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? 238 में से 92 घटा दोगे और इसको 235 में से 92 कर लोगे ना? कर लेंगे। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? इसमें 92 U235 में इलेक्ट्रॉन कितना है? नहीं, तुम नहीं बोलोगे, कोई नहीं बता पाया। नीचे वाला ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो कैसे देखने लगते हो कि मिस्टर इंडिया दिख गया, जादू जादू? ये क्वेश्चन ही ऐसे पूछे मेरे, क्या पूछे? नहीं, घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। इमरान खान से बोलता था, जानते भी हो। 92 इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही है, कुछ भी पूछे दिमाग को स्थिर रखना है, जवाब देना। अब देखिए यूरेनियम का 92 U235 92 U238 याद रहेगा। समस्थानिक पूछेगा सब लिखोगे, हाइड्रोजन का भी, कार्बन का भी, यूरेनियम का भी। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु संयंत्र में होता है, जहां से बिजली बनाई जाती है। क्लियर है? दो चीज का समझ गए, दो उपयोग, एगो आयोडीन का घेंगा रोग, एगो एटम बम्स या एटम का जो रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम का यूज होता है, न्यूक्लियर पावर। बिल्कुल। कोबाल्ट का प्रयोग जो है, कोबाल्ट 60 होता है, उसका जो प्रयोग है कैंसर के उपचार में होता है। और C14 का प्रयोग, कार्बन 14, कार्बन 14 का मतलब ये 14, इसका जो प्रयोग है, जो पुराने मरे हुए चीज है उसका डेटिंग निकालने में होता है। नहीं कहते हैं कि ये 5000 साल पुराना है, या जो कहते हैं डायनासोर मिला है उसका हड्डी मिला है ना, उसके बारे में नहीं कहते हैं कि ये इतने साल पुराना है। कैसे पता चलता है? कार्बन 14 से। उसमें क्या होता है, एक पद्धति है, हम लोग है ना ऑक्सीजन लेते हैं और खाने में जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें कार्बन का यूज होता है, यानी कि हमारा शरीर 90% कार्बन का बना हुआ है। हमारे मरने के बाद क्या होता है, हर साल 50% कार्बन खत्म होता है। तो इस हिसाब से हमारे शरीर में कितने साल के बाद कार्बन खत्म हो जाएगा? कभी भी नहीं खत्म होगा। हाँ, बताए हुए ना, याद है लड़का, कब भी नहीं खत्म होगा। मान लेते हैं इस साल कोई पेड़ पौधा है जो इस साल मर गया, ठीक है, तो इसमें अभी 100% कार्बन है, ठीक है। अगले साल उसमें कितना कार्बन होगा? अगले साल
फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, मतलब कितना भी लाखों साल ले लोगे ना तो 0.00000033112 कुछ ना कुछ बे करेगा। इसलिए हम बताते हैं कि डायनासोर की हड्डी आज से 50,000 साल पुरानी डायनासोर की हड्डी मिली। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आज से 5,000 साल पुरानी। तू सुनने के लिए पढ़ना पड़ता है, तू खाली वेब सुन। अच्छा बात तो कोई सुनता नहीं है, खाली खड़ा हाँ भैया बड़ा पता है इसका चक्कर इसके साथ चल रहा है। ये भैया पिछले बार तुम सारा स्टोरी सुनाता था हाँ हमको। भैया। ये देखो उसको याद है। तो कहने का हाँ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, समस्थानिक का उपयोग कैसे क्या है। तो 4 चीज, आयोडीन, घेंगा रोग, कोबाल्ट कैंसर रोग के लिए, कार्बन का यूज पुराना सामान का डेट निकालने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा सजीव चीज का, निर्जीव चीज का नहीं, जो कभी सजीव था पहले, ठीक है ना, उसी में कार्बन आएगा। और चौथा चीज यूरेनियम का परमाणु रिएक्टर में। क्लियर है? अब आते हैं संभारिक। संभारिक जस्ट इसका उल्टा, उसमें परमाणु संख्या सेम था, इसमें परमाणु संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। और द्रव्यमान संख्या क्या होगा? बराबर। तो इसमें आपको एक याद रखना, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। देखिए बेटा, इसका 18 और इसका क्या है? 20 है आगे, और इसका 40 है 40। इसमें एलिमेंट्स अलग अलग आएंगे, समझ गए? इसमें आर्गन है और इसमें कैल्शियम है। समस्थानिक से अभी तक देखा गया हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। और इसको बोलते हैं आइसोबार। तो इस तरह से आपका सेशन आज के लिए खत्म हुआ। आज के लिए नहीं, मतलब